तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, प्राचीन भारत से हम लोग लूसेंट बुक से टॉपिक बाय टॉपिक सारा एमसीक्यूज कर रहे। तो आज भी हमारा जो चल रहा है वो आपका प्राचीन भारत चल रहा है। क्या सोशल साइंस के साथ साथ हमारा साइंस भी स्टार्ट किया जाए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टॉपिक वाइज सारी चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज की मदद से कर रहे हैं और एक सीरीज में मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव वन लाइनर की मदद से करवा रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, वहां पे वन लाइनर और एक सीरीज में आपका मिक्स चल रहा है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो मेरे साथियों, सबसे पहला सवाल है कि यागो के नियमों के विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? यानी यागो के नियम एवं विधि विधानों का जो संकलन है वो आपका किस वेद में मिलता है मेरे साथियों? तो आपका यजुर्वेद में मिलता है। किसका? यजुर्वेद में मिलता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि अगर यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों की बात हो तो वह आपका यजुर्वेद में मिलता है। अगला है, गद एवं पद दोनों में रचित वेद कौन सा है? कौन सा वेद है जो आपका गद में भी लिखा हो और पद में भी लिखा है? कौन सा वेद है? तो ये आपका यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। तो सवाल है कि गद एवं पद दोनों में रचित वेद कौन सा है? तो यह आपका यजुर्वेद, क्या यजुर्वेद ही है जो गद में और पद में दोनों में लिखा हुआ है। ओके, अगला सवाल है, शाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या है? गान है। क्या है? गान। शाम शब्द का जो आर्थिक शब्द है मेरे साथियों, वह आपका गान को कहा माना गया है। अगला, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? यानी कि कौन सा वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो वो उसे हम लोग साम वेद को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? साम वेद को। ओके, अब अगला सवाल है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई वैसा व्यक्ति जो सामवेद का पाठ करता हो, यानी सामवेद को पढ़ता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उगात्रु कहते हैं। क्या? उगात्रु सामवेद के पाठकर्ता को कहते हैं। अगला है कि अथर्ववेद के रचयिता किसे माना जाता है? अथर्ववेद का रचयिता जो है उसे हम लोग किन्हें कहते हैं, किन्हें माना जाता है? तो अर्थव ऋषि को। किसको? अथर्व ऋषि को हम लोग अथर्ववेद का रचयिता मानते हैं। याद रखिएगा, अथर्ववेद से अर्थव ऋषि। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कुल मंत्र की संख्या कितनी है? तो वह 731 मंत्र है। अथर्ववेद में कुल कितना मंत्र है मेरे साथियों? तो वह आपका 731 मंत्र है। अगला है कि औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह आपका किस वेद में मिलता है? तो वो भी आपका अथर्ववेद में मिलता है। कौन सा? अथर्ववेद में मिलता है। मैं आपको एकदम शेड्यूल यानी लाइन बाय लाइन सारा चीजें करा रहा हूँ, जिससे आगे चलकर आपकी दिक्कत ना हो और बेस्ट से बेस्ट आपकी तैयारी हो सके। अब बस एक बार अगर लूसेंट पढ़े हैं तो देखिएगा, आपका 100% में 100% सवाल बनेगा। नहीं तो आप बस लूसेंट का फर्स्ट पेज पढ़िए, सेकेंड पेज पढ़िए, थर्ड पेज पे, ऐसे सिर्फ आपको पढ़ लेना है और सवाल टेंशन नहीं लेना है। आपको ये सारा सीरीज देख डालना है। आप बस अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा बुक, उसके बाद जब आप सवाल करा लीजिएगा, आपसे सारा सवाल बनेगा। अब जाकर पेज नंबर 1 2 खोलिए, सारा क्वेश्चन वहीं से आपका मिलते हैं। ओके, अगला सवाल है कि पृथ्वी सूक्त किस वेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? पृथ्वी सूक्त जो है वह किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है मेरे साथियों? तो वह अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का। अब है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है मेरे साथियों? तो वह आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद जो है वह हमारा ऋग्वेद ही है। क्या? ऋग्वेद। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अब अगला सवाल है कि सबसे बाद का वेद कौन सा? तो बाद क्या शब्द है? ये माने सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है? यानी सबसे बाद का मतलब वही हुआ न्यूनतम। तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। क्या? अथर्ववेद। अगला है, शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख शाखाएं कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रमुख शाखाएं हैं वह आपकी कौन सी है मेरे साथियों? तो वह आपका मध्यान्ह व कानव है। तो वो आपका माध्यान्ह और कानव जो है वो आपका शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख शाखाएं हैं। ओके, आगे बात करें तो किस कृष्ण
यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं मेरे साथी वो कौन सी है? तो तैतरिया है। कौन? तैतरिया जो है, तैतरिया वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं है। अगर साम वेद की शाखाएं कौन सी है? साम वेद की शाखाएं कौन सी है? तो कैथुम है। क्या? कैथुम है जो साम वेद की शाखाएं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके। अब है कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वह आपकी कौन सी है? तो अथर्ववेद की जो शाखाएं है वह आपकी शौनक है। क्या? शौनक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला संहिताओं के बाद किसका स्थान आता है? संहिताओं के बाद जो है वह आपका किसका स्थान आता है? तो ब्राह्मण एवं आर्यन का उपनिषद का। किसका? ब्राह्मण ब्राह्मण एवं आर्यक का उपनिषद का स्थान आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह आपके किस शैली में लिखे? तो गद्य में। किसमें? गद्य में। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो है आपके किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ओके साथियों। अगला सवाल है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग वेद से संबंधित है। उपनिषदों की कुल संख्याएं कितनी मानी जाती है? तो 108। मतलब कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कोई भी पूछे तो कितनी? 108। ओके। अगला सवाल है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो आपके किस उपनिषद में मिलते हैं मेरे साथियों? तो वो आपका ज्वाला। क्या? ज्वाला उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ओके। आगे बात करें तो सबसे प्राचीन एवं प्राणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक, सॉरी, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? ये आप सभी को बताना है। तो वह आपका मनु स्मृति हो जाएगी। मनु स्मृति सबसे प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। सॉरी। ओके। अगला है कि छह वेदांगों में कौन सा सूत्र उच्चारण से संबंधित है? छह वेदांगों में से कौन सा जो है वह शुद्ध उच्चारण से संबंधित है मेरे साथियों? तो आपका शिक्षा। क्या? शिक्षा। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा माना जाता है? यानी कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है या फिर हम किसे मानते हैं? तो गौतम का। किसका? गौतम। ओके। अगला सवाल है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है वह कौन सा आपका माना जाता है? तो मत्स्य पुराण। क्या? मत्स्य पुराण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन सा है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। इसका भी ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि राज तरंगिणी का लेखक कौन सा है? राज तरंगिणी का जो लेखक है मेरे साथियों वह आपका कलहन है। कौन है? कलहन। आगे बढ़े तो सिंध विजय का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सिंध विजय का जो वर्णन है ना वो चन्नामा में। किसमें? चचनामा में। सॉरी, चचनामा ग्रंथ में आपका मिलता है। यानी 28 का सी सही आंसर हो जाएगा। ओके। अब आगे सवाल तो देखिए, आगे कोई नंबरिंग देख के नहीं गड़बड़ा जाइएगा कि फिर से आप एक नंबर से स्टार्ट कर दिए। नहीं, वो टाइपिस्ट का प्रॉब्लम है कि वो यार 28 के बाद सीधा 1 2 3 कर दिए। कोई बात नहीं, तो जो उन्हें मैं क्वेश्चंस दूंगा वही तो वो सेट करके देंगे। बट कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या मतलब। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से सारे सवाल को देखिएगा कि कौन से सवाल है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि अष्टधाई के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो आपके कौन थे? तो आपका पाणिनि थे। कौन? पाणिनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। आगे, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी से किस काल का राजनीतिक जानकारी मिलती है? किस काल का राजनीतिक जानकारी मिलता है? तो आपका मौर्य पूर्व एवं मौर्य काल का। किसका? मौर्य पूर्व एवं मौर्य काल का जानकारी मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? लिपि शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वह आपके
किस ग्रंथ में मिलते हैं, किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो वो आपका अष्टध्यायी ग्रंथ में, किसमें, अष्ट अष्टध्यायी ग्रंथ में ही लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है। अगला है गार्गी संहिता का रचयिता कौन है? गार्गी संहिता का रचयिता कौन है, या फिर हमें किसे कहते हैं? तो क्या कात्यायन, कौन, कात्यायना, कात्यायन जो है वो गर्गी संहिता का रचयिता है। ओके। अगला सवाल है यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यवन आक्रमण का जो उल्लेख है वो गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य का लेखक कौन थे? महाभाष्य का जो लेखक थे मेरे साथियों, वह आपके कौन थे? तो पतंजलि थे। कौन थे? महाभाष्य का लेखक पतंजलि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है पतंजलि किस शासन के पुरोहित थे? पतंजलि जो थे किस शासक का पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है। अब आगे सवाल देखिए। अब इतना तक जो भेद था हमारा वो पूरे तरीका से कंप्लीट हो गया। मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीका से हम लोग लुसेंट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज ये सब पढ़ लिए, तो मानो तो शॉर्ट वे में, कम सवाल में। अब आगे आते हैं, आगे चलिएगा तो मिलेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। सबको पता है कि इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। किसको? हेरोडोटस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अब आगे पढ़िएगा तो हेरोडोटस ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो लिखा हुआ हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये आपका हेरोडोटस ने। कौन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक बुक जो है वो किसने लिखा था? तो हेरोडोटस। या फिर बोल देगा कि हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हिस्टोरिका। ओके। अब इंडिका का लेखक कौन थे? अब इंडिका एक बुक है, इंडिका भी एक बुक है, उसका लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। कौन? मेगास्थनीज। अब आपका सवाल में मजा आएगा क्योंकि वेद या उटपटांग थोड़ा टॉपिक था, उसमें थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता था, ज्यादा पढ़ना पड़ता था, लेकिन ये इतिहास मजा आएगा। आप पढ़ चुके हैं पहले, कहीं जरूर पढ़े होंगे, नहीं तो लुसेंट पढ़ रहे होंगे, तो आपको मजा आएगा क्योंकि अब सब सवाल आपको नाम सुना सुना मिलेगा। तो इंडिका का लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। ओके। अब कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या कि ये जो है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर लगा लीजिए, है ना। अगला सवाल है डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस जो है वह आपके किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार। किसके? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। ओके। अगला है डायनोसियस किस शासन के दरबार में आया था? डायनोसियस जो है वो किस शासक के दरबार में मेरे साथियों आया था? तो वो आपका अशोक के शासन काल में आया था। यस, अशोक के शासन काल में डायनोसियस आया था। अब देखिए चीजों को जितना बार पढ़िएगा वो आपका कन्फर्म होगा, है ना। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल जो है किताब, ये आपका किसने लिखा मेरे साथियों? तो टॉलमीन ने। किसने? टॉलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक को लिखा था। कौन? टॉलमी। भारत का भूगोल लिखा था कौन? टॉलमी। याद कर लीजिएगा। ओके। अब एक सवाल मैं आपको कमेंट में दूंगा कि नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है, तो इसका आंसर मेरे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और जिसका कमेंट सबसे पहले आया मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके। ओके। तो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन था, ये आपका होमवर्क रह गया, है ना। अगला सवाल है पेरिपस ऑफ द एरिथीनियन, एरिथीलियन सी में किस विषय का वर्णन है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में किस विषय का वर्णन है मेरे साथियों? तो भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार का। किसका? भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार का उसमें वर्णन है। ओके। अगला सवाल है कि फाहियान किस गुप्त शासन के दरबार में आया था? फाहियान जो है वो किस गुप्त शासन के दरबार में आपका आया था मेरे साथियों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन काल में आया था। अब है कि ह्वेनसंग किस शासन के काल में भारत आया था? ह्वेनसंग जो है वो भारत किसके शासन काल में आया था? ये भी सवाल बनता है मेरे साथियों। तो ये आपका हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कब? हर्षवर्धन के शासन काल में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके।
अगला सवाल है सी यू की किसका यात्रा वृत्तांत है। सी यू की जो है वो किसका यात्रा वृत्तांत है मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो हेवेनसंग का था, किसका, हेवेनसंग का। अगला नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति हेवेनसंग के समय कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो हेवेनसंग के समय कौन थे मेरे साथियों, तो वो आपका कौन थे, शिलभद्रा। कौन, शिलभद्रा उस समय के कुलपति थे। कौन, शिलभद्रा। ओके। अगला सवाल है कि इलिंग यानी कि इतिसंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया। इलिंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया, तो नालंदा एवं विक्रमशिला, नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यालय का इन्होंने वर्णन किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किताब उल हिंदी का लेखक कौन थे, तो अलबू रूनी। कौन, अलबू रूनी किताब उल हिंदी का लेखक थे। कौन, अलबू रूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि इब्न बतूत को दिल्ली का काजी किसने नियुक्ति किया। इब्न बतूत को दिल्ली का काजी किसने नियुक्ति किया मेरे साथियों, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि राज तरंगिणी का लेखक कौन थे, तो कलहन। कौन, यहीं पे एक ही ऑप्शन कटा हुआ था, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला सवाल है मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है किस देश की यात्रा पर आया था मेरे साथियों, तो आपका कौन देश की यात्रा पे आया था ये, तो पांड्य देश की यात्रा पे आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व पर का पितामह किसे कहा जाता है। क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है मेरे साथियों, तो ये अलेक्जेंडर कनिंधन को कहा जाता है। किन्हें, अलेक्जेंडर कनिंधम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख जो आपका हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ, हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सर्वप्रथम दूरबीक्षण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। मैंने आपको 2 सवाल दिया है, अगर वो सवाल कोई फास्ट करके भूल गए होंगे तो ये सवाल जरूर आप कमेंट में कीजिएगा। जिनका फर्स्ट कमेंट आया मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके। अगला सवाल है हन आक्रमण का प्रथम प्रमाण किससे मिलता है। हन आक्रमण का जो प्रथम प्रमाण है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। किससे, भीतरी स्तंभ लेख से मेरे साथियों, एक मिनट, भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। अगला है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण जो है किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन, किससे, एरन अभिलेख से आपका मिलता है। ओके। अगला सवाल है बुनकरों रेशम बुनकरों के किस श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो मंदसौर से। किससे, मंदसौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, बुर्ज होम बुर्ज होम पुरस्कार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चलिए इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ये आंसर आपका कट गया था। ओके। सो मेरे साथियों, प्राचीन भारत का ये जो हमारे लूसेंट बुक से प्रश्न कर रहे हैं, आज इसका सेकेंड क्लास था और मैं आप सबको कहूँ कि बहुत खतरनाक और बहुत जबरदस्त क्लास था। अगर आप सारे सीरीज को कंटिन्यू देख लेते हैं, यकीन मानिए हर एक टॉपिक को, उसके बाद आपको टॉपिक में कोई 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।